जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बेस्ट होंगे एकदम और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री, और वो भी मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री शुरू करने का ये तात्पर्य है कि आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री से कह सकते हैं, और दूसरे नंबर पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेडाइवल हिस्ट्री से। और आपके जो प्राचीन इतिहास है उसके अंदर से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हम पहले अपनी मेडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, और फिर सबसे लास्ट में करेंगे अपने प्राचीन इतिहास। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो अपन मेडाइवल हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो मेरे साथ जुड़ जाइए आप, और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत कब से शुरू होता है? ये लगभग 700 से लेकर और 1526 तक चलता है। आधुनिक भारत में जो हम अरब के बारे में पढ़ेंगे, वैसे आधुनिक भारत तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो जाएगा तब तक चलेगा, उससे पहले तक चलेगा। यानी कि 700 से लेकर और लगभग हम कह सकते हैं 1800 तक कह सकते हैं। तो ये मेडाइवल हिस्ट्री चलेगी तब तक। तो उससे पहले का यानी आधुनिक भारत से पहले का जितना भी पढ़ेंगे और 700 इस सब से आगे का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर। तो ये होती है मेडाइवल हिस्ट्री कब से कब तक? ये लगभग 700 ईस्वी से लेकर और लगभग ये है 1800 ईस्वी तक। उसके बाद में अपनी शुरू हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये है अनुमानित है, ये आगे पीछे भी है। लगभग कई इतिहासकार बताते हैं 600 से, कई इतिहासकार बताते हैं 800 से, और तो अपन लगभग मान लेते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, आपके बेसिक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ ये। तो ये हो गई अपनी मध्यकालीन इतिहास कब से शुरू होता है, वो भी भारत के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अपनी जो भारत का इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कैसे राजा हुए, उनका गौरव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गई मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कैसे 700 से पढ़ते हैं हम। तो पहला पॉइंट है भारत पर अरबी और तुर्की आक्रमण, कि भारत पर पहले बाहर से कौन कौन से आक्रमण हुए, कैसे हुए, किन किन शासकों के समय हुए, और यहाँ से उनका इफेक्ट क्या पड़ा। यानी कि जो अपने बाहरी आक्रमण हुए थे उनसे कुछ नुकसान भी हो, उनसे कुछ फ़ायदे भी हुए, तो ये पढ़ेंगे। जैसे अरबी आक्रमण हुआ तो अरबी आक्रमण से हमें फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे ऊँट पालना, जैसे कुछ पहले ऊँट नहीं पालते थे, तो अरबी आक्रमण होने के बाद में यहाँ पे ऊँट पालना सीख गए हम। तो ये है अरबी और तुर्की आक्रमण। तो पहले पढ़ते हैं हम अरबी आक्रमण, भारत पर अरबी आक्रमण। तो भारत पर पहली बार अरब आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था, और वो किसने किया था? अबदुल्ला ने, जो कि असफल रहा। पहला भारत पर अरबी आक्रमण 711 में अबदुल्ला ने किया था, जो कि असफल रहा। तो ऐसे हम पॉइंट बना के पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो आप भी ऐसे अपनी जो नोट्स बनाते हो उसमें ऐसा ही लिखना, जैसे आपके समझ में आ जाए। वैसे पेज भरने से कुछ फ़ायदा नहीं है, अपने को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिससे अपने को समझ में आ जाए। जब एग्ज़ाम के टाइम पे हम फास्ट रिविज़न करेंगे तब अपने समझ में आ जाए। ऐसा ही नोट्स बनाओ जैसे मैंने बना रखे हैं, इसमें से भी आप कुछ कम कर सको तो कम कर लियो। तो ये भारत पर प्रथम आक्रमण 711 ईस्वी में अबदुल्ला ने किया, जो कि असफल रहा। अब दूसरा पॉइंट है कि दूसरी बार अरब आक्रमण भी 711 में क्या हुआ था, ये बुंदेल ने किया था, ये भी असफल रहा। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभार कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ, तो इसमें पूछेगा प्रथम अरब आक्रमण आपको 711 में ही लिखना है। अगर पूछ ले प्रथम सफल अरब आक्रमण कौन सा हुआ, तो ये हुआ 712 में।
प्रथम सफल अरब आक्रमण 712 में, और वो भी किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, वो सफल रहा। तो ऐसे क्यों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रथम असफल अरब आक्रमण कब व किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा 711 में अबैदुल्ला ने किया था, जो कि असफल रहा। दूसरा क्वेश्चन, इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये तो कुछ बेसिक है, कभी कभार पूछ भी लेता है कि दूसरा असफल अरब आक्रमण भारत पर कब व किसने किया, तो बुंदेल ने 711 में ईस्वी में किया था। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट लगा लो। तीसरा अरब आक्रमण, जो आपको पूछ लेगा कि तीसरा अरब आक्रमण कब व किसने किया, तो वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो कि सफल रहा। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो मोहम्मद बिन अल हजाज का सेनापति था। ये अल हजाज कौन है? ये अल हजाज आपका इराक का बादशाह था। उस टाइम 712 में अल हजाज इराक का बादशाह था। तो ये अल हजाज का मोहम्मद बिन कासिम क्या था? सेनापति था। तो ये तो मोहम्मद बिन कासिम के कुछ बारे में पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो ये अल हजाज, जो अल हजाज इराक का सेनापति था, उसका सेनापति था। इराक का बादशाह कौन था? अल हजाज, और उसका सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन हुआ? अल हजाज, जो कि इराक का बादशाह था, उसका सेनापति था। तो ये हो गया। और ये 712 में इसने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर किस स्थान पर, किस जगह पर आक्रमण किया? तो ये सबसे पहले किया था इसने, देखते हैं, ये रहा देवल बंदरगाह पर, जो कि सिंध क्षेत्र में पड़ता है, देवल बंदरगाह पर किया था प्रथम आक्रमण, जो सिंध क्षेत्र में पड़ता है। देवल बंदरगाह गुजरात के आगे, अब तो पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर किया था देवल बंदरगाह सिंध क्षेत्र पर। और मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का दामाद भी था, यानी कि अल हजाज की जो बहन थी उससे मोहम्मद बिन कासिम ने शादी कर ली थी। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का दामाद हुआ तथा उसका सेनापति भी था। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक था राजा दाहिर। राजा दाहिर कहाँ का शासक था? तो सिंध का शासक था। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो उस समय सिंध का शासक राजा दाहिर था। उसकी दो पुत्रियां थी, एक तो सूर्यमला और एक परिमला। ये दोनों पुत्रियां थी, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले इनका नाम याद कर लो, इनके बारे में कुछ रोचक कहानी है वो भी पढ़ेंगे। पहले इनका नाम याद कर लो कि इसकी दो पुत्रियां थी राजा दाहिर की। दोनों पुत्रियों का नाम क्या था? सूर्यमला और परिमला। ये आपको याद कर लेना, आगे इसके बारे में कुछ एक बढ़िया सी कहानी है, रोचक कहानी, वो भी बताएंगे हम आपको। तो और मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र के देवल बंदरगाह पर किया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है। सिंध का पुराना नाम क्या था? सिंध का पुराना नाम क्या था? तो ये था ब्राह्मणबाद। ब्राह्मणबाद ये था सिंध का पुराना नाम, और उस टाइम उसकी राजधानी क्या थी? अरोर। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, या फिर ऐसे कह सकते हैं जब सिंध का शासक राजा दाहिर था, तो उस समय सिंध की राजधानी कौन सी थी? तो अरोर थी उस समय राजधानी। अब सिंध पर जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, और वो भी हिंदुओं पर लगाया था। ओनली अकेले हिंदुओं पर जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जो हम ये पढ़ रहे हैं इनके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, उस समय राजा दाहिर शासक था, तो ये हमें कहाँ से मिलती है? हम थोड़ी अंतर्यामी थोड़ी हैं कि हमें ऐसे पता चल जाएगी, हमें रात को सपना आया था, ये हुआ था, ऐसे नहीं। तो ये है एक चचनामा बुक है जिसके राइटर हैं अली अहमद, और वो अरबी भाषा में लिखी हुई है। उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया, उसकी दो पुत्रियां थी, उस समय देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। तो ये सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चचनामा बुक है, जो उसके राइटर हैं अली अहमद।
ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद कर लेना है, लिख लेना है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कि इन सब की जानकारी हमें जसनामा नामक बुक से, जिसके राइटर अली अहमद हैं और जो अरबी भाषा में है, उससे मिलती है। कौन सी लैंग्वेज में है? ये अरबी भाषा में है, अरबी भाषा में। और राइटर कौन है? अली अहमद। जसनामा बुक के राइटर हैं अली अहमद, और ये कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में। तो ये हो गया। अब तुर्की का पद है खलीफा। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि खिलाफत आंदोलन चला, तो वो तुर्की के खलीफा पद को समाप्त करने के लिए चला था। खलीफा पद क्या होता है? तुर्की का सबसे बड़ा पद होता है, जो भी उसके अधीन रहता है उसको खलीफा की, जो मान सकते हैं कि उसके अंडर ही रहना पड़ेगा, उसको खलीफा के अंडर ही, जो उसकी मान्यता प्राप्त कर लेगा। तो ये होता है खलीफा पद। ये तुर्की में, जैसे इराक में बादशाह है, वैसे ही तुर्की में खलीफा पद होता है। अब आगे चलते हैं, एक बार दोबारा से देख लो, आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। अब एक बार दोबारा से देख लो। मध्यकालीन इतिहास 700 से 1800 ईस्वी तक भारत पर अरबी तथा तुर्की आक्रमण। भारत पर पहला अरब आक्रमण 711 में अबैदुल्ला ने किया था, जो कि असफल रहा। दूसरा आक्रमण 711 ईस्वी में ही बुंदेल ने किया था, जो असफल रहा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा प्रथम अरब आक्रमण कब व किसने किया? तो अबैदुल्ला ने 711 ईस्वी में। अब दूसरा बुंदेल ने 711 में, वो भी असफल रहा। तीसरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। तीसरा आपका मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया, जो सफल था। ये राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो वो सफल रहा। तो ये तीसरा आपको इम्पोर्टेंट है कि प्रथम, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम सफल अरब आक्रमण कब व किसने किया, या पूछ लेगा किसने किया, कब किया। अलग अलग 2 क्वेश्चन बना देगा, उसमें पूछ लेगा। तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, 712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था आपका जो इराक का सेना बादशाह था, अल हजाज, उसका सेनापति था, तो उसका दामाद भी था, दोनों थे। अल हजाज का सेनापति तथा दामाद मोहम्मद बिन कासिम था। ये आपको याद कर लेने हैं। अब अगला, जब कासिम ने सिंध के क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया, तब उस समय उसका शासक था राजा दाहिर। राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी, परिमला तथा सूर्यमला। ये आपको याद कर लेने हैं। और मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम आक्रमण देवल बंदरगाह पर, जो सिंध क्षेत्र के अंतर्गत आता, उस पर किया। फिर आगे गया, सिंध क्षेत्र क्या अंदर गया, तब तो सबसे पहले अटैक कहाँ पे किया था? देवल बंदरगाह पर, सिंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके अंदर किया था। अब सिंध का पुराना नाम क्या है? ब्राह्मणबाद। तथा उसकी राजधानी, जब राजा दाही थे 712 ईस्वी में, तो राजधानी कौन सी थी? अरोर थी। सिंध पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, प्रथम मुस्लिम शासक। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? आपका मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने हिंदुओं पर जजिया कर शुरू किया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा प्रथम मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं पर जजिया कर शुरू किया था, तो वो होगा मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं पर जजिया कर शुरू किया था। अब अगला पॉइंट है योग है, और जो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इन सब की जानकारी हमें जसनामा से मिलती है। जसनामा के राइटर हैं अली अहमद, जो अरबी भाषा में है। तुर्की का पद खलीफा होता है, खलीफा होता था, अब तो खलीफा पद को समाप्त कर दिया है। जैसे यहाँ पे इराक का पद, सबसे बड़ा पद कौन सा? बादशाह। उसी तरह तुर्की का भी खलीफा पद होता था। तो अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। अब आगे आता है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र को जीत लिया, उसके बाद में वो अपना, जैसे नियुक्त कोई छोटा, अपने से छोटा कोई शासक को नियुक्त करके वो अपने अरब वापस चला गया।
तो उसके बाद जाने के बाद में भारत पर उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। जैसे कोई आदमी आता है फिर वो वापस चला जाता है, तो उससे हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, कुछ बुरा होगा, कुछ अच्छा होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे अरब आक्रमण हुआ तो उससे कुछ फ़ायदा भी और कुछ नुकसान भी। तो प्रभाव पढ़ लेते हैं पहले। अरब आक्रमण, पहले ये अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था। अरब आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो प्रमुख उद्देश्य था लूट करना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना था, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती करते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे, बाहर भेजते थे। तो उससे जो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात प्राप्त होते थे, तो उसको लोग या तो मंदिरों में चढ़ा देते थे। जैसे सोमनाथ का मंदिर सबसे ज़्यादा सोना चढ़ाया जाता था उस पर। तो ऐसे ही भारत में सबसे ज़्यादा सोना था और चांदी, यानी कि धन दौलत से एकदम परिपूर्ण था भारत। क्योंकि उस समय कृषि बहुत ज़्यादा की जाती थी, सभी लोग मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे और उससे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था और उसको बाहर देशों में एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट करने पर जो कुछ, जैसे पहले सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, हीरे जवाहरात वो भारत में आते थे। तो भारत धीरे धीरे समृद्ध बनता गया और सोने की चिड़िया कहलाने लगा। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कि वहाँ पे एक सोने की चिड़िया रखी थी वो सोने की थी, ऐसे नहीं। तो सोने की चिड़िया कहलाने का मतलब भारत एकदम समृद्ध, परिपूर्ण और आत्मनिर्भर था। इस कारण उसको सोने की चिड़िया कहते थे। तो सोने की चिड़िया कहते थे। तो अरब वासियों ने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना है, संपत्ति है, तो उसको अपने देश में क्यों ना ले जाए। तो अरब वासियों का प्रमुख उद्देश्य था, पहला था लूट करना। यहाँ पर से अपना सोना चांदी लूट कर अपने देश ले जाएं और अपने देश को समृद्ध बनाएं। तो प्रमुख उद्देश्य था लूट करना, पहला लूट करना। तो लूट करना हुआ है। अब दूसरा इस्लाम का प्रचार करना। पहले इस्लाम बहुत ही कम एरिया में फैला हुआ था। तो इस्लाम के जो थे, जैसे खलीफा था, तो उसने कहा कि अपने इस्लाम को प्रसार करो, चाहे लोगों को काटना पीटना क्यों ना पड़े। जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ऐसा इतिहासकार बताते हैं, अपने बुकों में, इतिहास के बुकों में लिखा हुआ है कि जिसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है, सुना भी गया है और किताबों में लिखा भी गया है। तो इस्लाम का प्रसार करना कि सबसे ज़्यादा पूरे संसार में इस्लाम ही हो और कोई सा धर्म नहीं हो। तो उसके लिए उसने लोगों पर आक्रमण किए, शासकों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया, और जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया उनकी गर्दन धड़ अलग से कर दिया गया। तो दो प्रमुख उद्देश्य थे, पहला लूट करना, दूसरा इस्लाम का प्रसार करना। तो दोनों ये हो गए अरब आक्रमणकारियों के प्रमुख उद्देश्य। ये आपको याद कर लेने हैं, कभी एग्जाम में पूछ लेता है निम्न में से अरब आक्रमणकारियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, लूट करना। तो आपको 4 ऑप्शनों में ये दोनों ऑप्शन दे दे, तो आपको ये दोनों ऑप्शन ही करने हैं। ये हो गया। अब कासिम ने, जब राजा दाहिर को हरा दिया गया और कासिम ने सिंध को अपने कब्जे में ले लिया गया, तब वो अपने सिंध पर शासन करने लगा। तो उसने कुछ बदलाव किए। तो पहला बदलाव है, उसने सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। सोने के सिक्के का क्या नाम था? दिहरम। जो मतलब जिस शासक ने अपने अपने सोने के सिक्के जारी किए उनका अलग अलग नाम होता था। दिहरम जैसे इनका नाम उनके वज़न के आधार पर किया जाता था, जैसे 24 कैरेट, 48 कैरेट, ऐसे अलग अलग होता था। तो उसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने जो अपना सोना का सिक्के जारी किया तो उसका नाम क्या था? दिहरम सोने के सिक्के जारी किया था। तो ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे भारत में। तो ये हो गया, कासिम प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के भारत में जारी किए, उसका नाम था दिहरम, सोने के सिक्के जारी किए। अब अरब आक्रमण का प्रभाव, अरब आक्रमणकारी यहाँ पर संपत्ति लूट कर चले गए और अपने देश जाकर वहाँ पर रहने लगे। तो यहाँ पर कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े? पहला, ऊँट पालना।
पहला ऊँट पालना। पहले भारत में ऊँट का पालन नहीं किया जाता था, तो अरब आक्रमणकारी आए, तो उधर रेगिस्तान था, तो उधर रेगिस्तान से लोग ऊँटों पर आते थे, तो यहाँ पर ऊँट लाए गए। तो उन्होंने भारतवासियों ने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये रेगिस्तान में भी चल लेता है, तो यहाँ पर ऊँट पालन शुरू कर दिया। तो प्रथम हुआ अरब आक्रमणकारियों का प्रभाव, ऊँट पालन। दूसरा, पहले भारत में मानचित्र नहीं था, तो अरब आक्रमणकारी आने के बाद में अरब आक्रमणकारी दूर दूर देशों से भारत में कैसे आते थे, तो मानचित्र के सहारे आते थे। उनके पास ऐसे दिशा यंत्र सूचक मानचित्र होते थे, जिससे वो मानचित्र के हिसाब से भारत में आते थे। तो जब वहाँ पर भारत में अरब आक्रमणकारी आए, तो भारतवासियों ने ये देखा मानचित्र, तो मानचित्र कला सीख ली उनसे। दूसरा, खजूर की खेती। भारत में पहले खजूर की खेती नहीं की जाती थी, तब जब अरब आक्रमणकारी आए तो खजूर की खेती वो करने लगे अपने स्वार्थ के लिए। जो अपने देश में करता था वही भारत में करने लग गए। जैसे हम अपने घर पर चाय पीना पसंद करते हैं, तो हम चाय कैसे बनाते हैं, अगर हम कहीं दूर चले जाएं, वहाँ पे चाय किसी को नहीं बनानी आती, तो हमारी लत लगी हुई है चाय पीने की, तो हम चाय बनाएंगे और उनको भी सिखा देंगे कि चाय कैसे बनाते हैं। वो हमारे पास खड़े रहेंगे, देखेंगे कि कैसे गिर रहा है, चीनी गिर रहा है, चाय पत्ती डाल रहा है, फिर पानी डाल रहा है, फिर दूध, तो ऐसे चाय बन जाती है। मेरी भी थोड़ी बहुत बनाई हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे खजूर की खेती भारतवासियों ने सीख ली और खजूर की खेती भारत में करने लगे। तीसरा, दशमलव सिद्धांत। वैसे दशमलव सिद्धांत आर्यभट्ट ने भी दिया था, वो शून्य का सिद्धांत दिया था। तो दशमलव सिद्धांत अरबवासियों ने किया था। तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? इराक का था। अल हजाज का सेनापति था। अल हजाज कौन था? तो अल हजाज था इराक का बादशाह। मोहम्मद बिन कासिम उसका दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक, सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर। राजा दाहिर की कितनी पुत्रियाँ थी? 2। तो ये एक मैं रोचक कहानी बताता हूँ आपको। राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों की एक वीरता की कहानी है, वो आप सुनना। ऐसे कहा जाता है कि जब आक्रमण सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, तो राजा दाहिर को कैद में ले लिया गया और उसको मार दिया गया, ऐसे कहा जाता है। और उसकी दोनों पुत्रियों को कैद कर दिया गया। तब उनको एक कोठरी में बंद कर दिया गया। कोठरी में बंद करने के बाद में सूर्यमला और परिमला दोनों ने एक प्लानिंग बनाई कि हमें तो मरना तो है, कैसे न कैसे बच के, अगर बच जाएंगे तो हमारी किस्मत है, वरना मरना तय है। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि जब मोहम्मद बिन कासिम अपने जो बादशाह हैं उसके पास, मोहम्मद बिन कासिम उन दोनों लड़कियों को बादशाह के पास भेज रहा था, तो उन्होंने कहानी बनाई कि जब हम बादशाह के पास हमको पेश करेगा दोनों को, तो हम बता देंगे हमें पहले से अपवित्र हैं। तो जब उनको बोरी में बांध कर वहाँ पर भेजा गया अल हजाज के पास, तो सूर्यमला ने कह दिया कि हम पहले से अपवित्र हैं, हमें मोहम्मद बिन कासिम ने अपवित्र कर दिया है। तो उससे जो अल हजाज था, इराक का बादशाह था, वो गुस्सा हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया मोहम्मद बिन कासिम को कि तुरंत की तुरंत दरबार में हाजिर हो, और उसने कह दिया कि उसकी खाल की चमड़ी से बोरी सील दी जाए। तो उसको दरबार में पेश किया गया और उसकी खाल खींच ली गई, खाल अलग कर दी गई शरीर से। ऐसी एक बताया जाता है, सुनने में आता है, ऐसी एक कहानी थी। तो ये थे सूर्यमला और परिमला ने अपने जो पिता का जो हत्यारा था उसका बदला लिया एकदम चतुराई से। तो ये थी उनकी सूर्यमला और परिमला की वीरता की कहानी। ऐसी भारत में अनेक नारियाँ हुई हैं जिन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। हम इतिहास में आगे चलते जाएंगे और ऐसे ही राजा, महाराजा, रानियों, राजकुमारों के बारे में वीरताओं की कहानी सुनते चलेंगे। तो ये थे अरब आक्रमणकारी। हम कल पढ़ेंगे तुर्क आक्रमणकारी कि तुर्क कब और किसने आक्रमण किया, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था अरब आक्रमणकारी। अब मोहम्मद बिन कासिम अपने
अरब में चला जाता है और यहाँ पर फिर से सत्ता भारतवासियों के हाथ में आ जाती है। तो फिर आएंगे आपके तुर्कवासी, तुर्की, तुर्क कहते हैं। तुर्क किसको कहते हैं पता आपको? बताना आप कमेंट में तुर्क किसको कहते हैं। तो ये अरब आक्रमणकारी आपका कंप्लीट होता है। कल से शुरू करेंगे हम तुर्क आक्रमणकारी। तब तक के लिए आप इनको एकदम नोट्स वाइज एकदम कैसे कहते हैं ब्यूटीफुल तरीके से इनको नोट्स में सजाइए। जितना आप कम लिखो उतना सही है, लेकिन याद पूरा होना चाहिए। शॉर्ट बनाओ अपने पास से और याद पूरा होना चाहिए। तो ये था अरब आक्रमणकारी। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।